दोस्तों नमस्कार। कल हमने उच्च न्यायालय के मुख्य जो फैक्ट्स हैं उनके बारे में पढ़ा था। आज उसी उच्च न्यायालय के बारे में जो बचे हुए फैक्ट्स हैं उनको पढ़ने का प्रयास कर रहे हैं। तो 1861 का भारत परिषद अधिनियम हमने पढ़ लिया था। अभी इस अधिनियम के तहत ही सबसे पहले कलकत्ता, बॉम्बे और मद्रास हाई कोर्ट भारत में स्थापित हुए थे। फिर इलाहाबाद हाई कोर्ट हुआ था चौथा, ये भी पढ़ा था। फिर 5 जुलाई 2016 में ये जो प्रथम 3 हाई कोर्ट बने थे उनका नाम परिवर्तित होकर के बॉम्बे से मुंबई, मद्रास से चेन्नई और कलकत्ता से कोलकाता हाई कोर्ट हो गया था। अभी बात करें 25 जो हाई कोर्ट है वर्तमान में भारत में, इसके बाद में हाई कोर्ट से संबंधित जो भी अनुच्छेद है उनके बारे में अपने पढ़ा था। भारतीय संविधान के भाग 6 जो राज्य से संबंधित, उससे अनुच्छेद 214 में उच्च न्यायालय के बारे में वर्णन था। 215 के बारे में अभिलेख न्यायालय, 216 के अंतर्गत उच्च न्यायालय में गठन कैसे किया जाता है, इसका मतलब मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीश की संख्या कितनी होती है, उसका उल्लेख होता है अनुच्छेद 216 में। फिर हमने 217 को पढ़ा था जो कि काफ़ी विस्तृत है, जिसमें न्यायाधीशों की नियुक्ति और उनकी योग्यताओं के बारे में जो भी प्रावधान थे, अलग अलग जो ज्वाइंट और संयुक्त और कहते हैं स्वतंत्र जो उच्च न्यायालय है वहाँ न्यायाधीशों की नियुक्ति कैसे की जाती है उसके बारे में हमने पढ़ा था। फिर योग्यताओं का उल्लेख ये भी हमने कल पढ़ लिया था। कार्यकाल 62 वर्ष का होता है। सुप्रीम कोर्ट में यद्यपि अलग हैं, वो सुप्रीम कोर्ट वाले पोर्शन में अपने पढ़ेंगे। अब महाभियोग की प्रक्रिया है, ये भी हमने कल कर ली थी पूरी, और PDF के माध्यम से भी आप तक प्रेषित कर दी जाएगी। अब कल के बाद में जो बचे हुए हैं अनुच्छेद 223 से, कहाँ से 222 हमने कर लिया था कल, 223, तो आज अनुच्छेद 223 से वापस पढ़ते हैं। ठीक है, जितने भी अनुच्छेद दे रखे हैं केवल अनुच्छेद के लिए अलग से एक पृष्ठ तैयार करके उसमें संबंधित अनुच्छेद के विवरण को अलग से याद कर लें, लिख लें। 2-3 बार अगर पढ़ेंगे तो ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। तो अनुच्छेद और संबंधित विषय हैं वो ज़रूर याद कर लें। आज का अनुच्छेद 223, कौन से अनुच्छेद की बात कर रहे हैं, तो अनुच्छेद नंबर है 223। क्या है? कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति, यानी एग्जीक्यूटिव मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति होती है। कौन से आर्टिकल के तहत? वो है आर्टिकल नंबर 223। 223 में क्या है? कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति के बारे में वर्णन किया गया है। अब राष्ट्रपति किन परिस्थितियों में कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कर सकता है? कौन सी ऐसी कंडीशंस है जिसमें राष्ट्रपति कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कर सकता है? तो उसके लिए पहला, हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश का अगर पद रिक्त है, पद रिक्त हो गया तो करना ही होगा। दूसरा, प्रथम तो पद रिक्त हो गया। दूसरा, अगर हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश अस्थायी रूप से अनुपस्थित है। तीसरा, हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश कार्य करने में अक्षम है। ये 3 ही कंडीशन है जिसके आधार पर कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। तो अनुच्छेद याद रखना है 223। कौन सी कंडीशन है? तीनों अलग अलग पता चल गई हैं। अब आता है अनुच्छेद नंबर 224। अनुच्छेद याद करने हैं, मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, प्रत्येक अनुच्छेद को अलग से लिख करके उनसे संबंधित विषय को लिख लें और उसके बाद कम से कम 3 बार अगर उसको पढ़ेंगे, रिपीट करेंगे तो वो अनुच्छेद अपने आप याद हो जाएंगे। अनुच्छेद 224, असंभव कुछ भी नहीं है, लेकिन अभ्यास एक ऐसी शक्ति है, ऐसी दवा है, ऐसी चाबी है जिसके द्वारा हर ताला खुल जाता है। तो अभ्यास के द्वारा इसको याद करने की कोशिश करेंगे। 224 में है अपर और कार्यकारी न्यायाधीशों की नियुक्ति क्या होती है, अतिरिक्त जो न्यायाधीश होते हैं उनकी नियुक्ति कैसे की जाती है 224 में। 223 में तो मुख्य कार्यकारी अधिकारी, मुख्य कार्यकारी न्यायाधीश की नियुक्ति, और 224 में क्या है, अन्य जो न्यायाधीश होते हैं उनकी नियुक्ति के बारे में प्रावधान किया गया है। अब आता है, राष्ट्रपति 2 वर्ष से कम अवधि के लिए अतिरिक्त न्यायाधीशों की नियुक्ति अस्थायी रूप से निम्न परिस्थितियों से निपटने हेतु कर सकता है। न्यायाधीश की संख्या कम हो सकती है या क्या जो भी कारण है उसके लिए राष्ट्रपति कर सकता है अनुच्छेद 223 के तहत नियुक्ति। तो वो कौन कौन से कारण हैं? तो पहला कारण हमने बताया है इसमें, यदि अस्थायी रूप से हाईकोर्ट का कामकाज बढ़ गया हो, अचानक अगर कामकाज बढ़ गया है तो राष्ट्रपति क्या करेगा, 224 के तहत, अनुच्छेद 224 के तहत अस्थायी अतिरिक्त न्यायाधीशों की नियुक्ति करेगा।
दूसरा है यदि हाई कोर्ट में बकाया कार्य अधिक है, एक निश्चित अवधि है, उसके पश्चात कार्य की बहुलता बनी हुई है, तो उसको समाप्त करने के लिए भी राष्ट्रपति 224 के तहत न्यायाधीशों की नियुक्ति कर सकता है, अतिरिक्त न्यायाधीश को। ठीक है। अगला है कार्यकारी न्यायाधीश। राष्ट्रपति निम्न परिस्थितियों में कार्यकारी न्यायाधीश की नियुक्ति कर सकता है, जबकि हाईकोर्ट का न्यायाधीश अनुपस्थित हो या अपने कार्य से निष्पादन में असमर्थ हो। ये भी हो सकता है, या तो हाईकोर्ट का न्यायाधीश है वो अनुपस्थित है तभी कर सकता है, ऐसा नहीं है उपस्थित है फिर भी अगर अतिरिक्त कार्यकारी न्यायाधीश की नियुक्ति करता है तो वो नहीं कर सकता। किसी न्यायाधीश को अस्थायी तौर पर हाईकोर्ट का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया हो तथा न्यायाधीश का पद रिक्त हो, यानी वहाँ से न्यायाधीश को उठा करके प्रमोशन दे दिया गया तो वो सीट रिक्त हो गई, उस सीट पर भी क्या होगा, कार्यकारी न्यायाधीश की नियुक्ति की जा सकती है। ठीक है। अपर न्यायाधीश वाला हो गया, अपर न्यायाधीश, अतिरिक्त न्यायाधीश और कार्यकारी न्यायाधीश दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। अतिरिक्त न्यायाधीश होता है जब उनकी संख्या है निश्चित, उसके पश्चात भी अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है, वो तो है अतिरिक्त। और कार्यकारी का मतलब जब सीट खाली हो जाती है न्यायाधीश की तो उसके स्थान पर अन्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, तो वो होता है कार्यकारी न्यायाधीश। ठीक है। कोई भी न्यायाधीश 62 वर्ष से अधिक आयु तक अपने पद पर नहीं रह सकता। इसका मतलब क्या हुआ, न्यूनतम आयु सीमा तो निर्धारित नहीं है, लेकिन उच्चतम आयु सीमा हाईकोर्ट के लिए 62 वर्ष निर्धारित है। अब आता सेवानिवृत्त न्यायाधीश से भी सेवा में वापिस लिया जा सकता है, तो वो अनुच्छेद है कौन सा, 224A। 224A में क्या है, सेवानिवृत्त हुए न्यायाधीश से भी सेवाएं ली जा सकती हैं, लेकिन वो उसकी इच्छा पर निर्भर करता है। हाईकोर्ट का मुख्य न्यायाधीश उच्च न्यायालय से किसी भी न्यायाधीश को अस्थायी अवधि के लिए कार्य करने हेतु बुला सकता है, लेकिन संबंधित व्यक्ति इसे मानने के लिए बाध्य नहीं है, यानी वह उसकी सहमति पर ही निर्भर कर सकता है। अगर संबंधित न्यायाधीश जो सेवानिवृत्त हो चुका है सहमत है तो ही उसे लिया जा सकता है, अन्यथा नहीं। उसकी सहमति प्रथम है। इसके लिए राष्ट्रपति की संस्तुति आवश्यक है। अगर सेवानिवृत्त न्यायाधीश को भी सेवा में लेना है तो उसके लिए राष्ट्रपति की संस्तुति आवश्यक है। पहली खुद की स्वीकृति और उसके पश्चात राष्ट्रपति की संस्तुति। अब अनुच्छेद 225 के बारे में बात करते हैं। उच्च न्यायालयों की अधिकारिता, कौन सा अधिकार क्षेत्र है उच्च न्यायालय का, उसके बारे में वर्णन है। इसको कई भागों में बांटकर अपने पढ़ते हैं, जिसे प्रारंभिक क्षेत्राधिकार क्या है, इसके अलावा अन्य जो भी है। तो इसका प्रारंभिक क्षेत्राधिकार क्या है उच्च न्यायालय का। हाईकोर्ट की बात करें तो पहला वसीयत, विवाह, तलाक, कानूनी कंपनी कानून और न्यायालय की अवमानना। ठीक है ना, ये चीज़ें होती है प्रारंभिक क्षेत्राधिकार। इसका मतलब डायरेक्ट वहाँ जा सकते हैं, किसके लिए, वसीयत के लिए, विवाह, तलाक, कंपनी कानून, न्यायालय की अवमानना। ठीक है ना। इसके बाद में MP और MLA के निर्वाचन संबंधी जो विवाद हो जाते हैं तो संबंधित क्षेत्र वाले जो हाई कोर्ट है वो उसके मामले को सुनवाई करेंगे। राजस्व मामले यानी रेवेन्यू से संबंधित जो भी मामले हैं वो प्रारंभिक क्षेत्राधिकार में आते हैं, किसके, हाई कोर्ट के। अगला है मूल अधिकारों का प्रवर्तन, ये हाई कोर्ट का भी है और सुप्रीम कोर्ट का भी है। फिर आता है संविधान की अगर व्याख्या की जाती है अधीनस्थ न्यायालयों से स्थानांतरित मामलों में, वो भी प्रारंभिक क्षेत्राधिकार है हाई कोर्ट का। अगला है अनुच्छेद 226B। अनुच्छेद 226B क्या है, ये रिट के बारे में वर्णन कर रहा है। क्या चीज़, रिट यानी न्यायादेश जिसको बोलते हैं, वो है अनुच्छेद 226। ठीक है। 226 या B की मतलब प्रारंभिक क्षेत्राधिकार के बारे में दूसरा क्षेत्राधिकार है रिट का क्षेत्राधिकार। रिट जो अपने पढ़ते आए हैं लगातार, 5 प्रकार की रिट होती हैं, तो उन सभी रिट के बारे में भी न्यायालय का, हाई कोर्ट का क्षेत्राधिकार है। प्रारंभिक क्षेत्राधिकार अलग हो गए, उसके पश्चात न्यायादेश जिसको कह सकते हैं, रिट का आदेश, वो अनुच्छेद 226 में है। तो कौन कौन सी रिटें हैं, 5 प्रकार की रिटें हैं, लगभग अपने लगातार पढ़ते हैं। जब उच्चतम न्यायालय पढ़ते हैं उसी समय आता है और हाई कोर्ट में भी आता है। तो पहले आता है अधिकार परीक्षा जिसको क्यूरेंटो कहते हैं। दूसरा है बंदी प्रत्यक्षीकरण जिसको हेबियस कार्पस कहते हैं। तीसरा उत्प्रेषण लेख यानी सिटेरियरी कहते हैं। चौथा परमादेश यानी मैंडामस। और 5वां आता है प्रतिषेध, प्रोहिबिशन। याद करना हिंदी और इंग्लिश दोनों में ज़रूरी है। 5 प्रकार की रिट हैं, डायरेक्ट नाम भी आ सकता है और इंग्लिश नाम भी आ सकता है। तो कौन से अनुच्छेद 226 के तहत रिटें जारी करता है हाई कोर्ट,
तो ये रिटें याद करनी है, अधिकार परीक्षा, बंदी प्रत्यक्षीकरण, उत्प्रेषण लेख, परमादेश और प्रतिषेध। इसके अलावा डिटेल से भी ये भी याद करना है भी इनका विषय वस्तु क्या होती है अधिकार परीक्षा, क्या होता है बंदी प्रत्यक्षीकरण, क्या होता है उत्प्रेषण, क्या होता है परमादेश और क्या होता है प्रतिषेध। ये अपने स्तर पर तैयार कर लें, ठीक है। अब तीसरा प्रकार का जो अधिकार है, अधिकारिता है हाईकोर्ट की, वो है अपीलीय क्षेत्राधिकार। पहला क्या था, प्रारंभिक क्षेत्राधिकार, उसके पश्चात रिट यानी न्यायाधीश का क्षेत्राधिकार, तीसरा अपीलीय क्षेत्राधिकार के बारे में पढ़ रहे हैं। अपील कितने प्रकार की हो सकती हैं, तो मुख्य रूप से इनको अगर दो भागों में बांटे तो एक तो दीवानी और एक फौजदारी। दीवानी क्या होती हैं, जो कि सामान्य न्यायालय से कानूनी संबंध में होते हैं, और फौजदारी क्या होते हैं, जिसमें विभिन्न प्रकार के जो सज़ा है ज़्यादा दी जा सकती है कुल मिला के। लेकिन फौजदारी मामले दीवानी मामलों से हट करके आपराधिक प्रवृत्ति के जो मामले होते हैं वो फौजदारी मामले होते हैं। अपील ये दीवानी मामले कौन से होते हैं, कानूनी मामलों में जिला न्यायालय, अतिरिक्त जिला न्यायालय, एडीएम जिसको बोलते हैं, कलेक्टर जो होता है एक तरह से न्याय करता है। इसके अलावा अधीनस्थ न्यायालय, जिस प्रकार एसडीएम भी अपने आप में एक मजिस्ट्रेट होता है, तहसीलदार भी एक मजिस्ट्रेट होता है, वो क्या होते हैं, अधीनस्थ न्यायालयों में आते हैं। ये सिंपल जो न्याय होते हैं, कानून के संबंधित जो मामले होते हैं, वो अपील ये दीवानी मामलों के कहलाते हैं। और अब इन सभी की अपील कहाँ की जाती है, हाई कोर्ट में। फिर अपील ये फौजदारी मामले क्या होते हैं, जो क्रिमिनल होते हैं, आपराधिक प्रवृत्ति के जो केस होते हैं, उनकी सुनवाई भी कहाँ की जाती है, हाई कोर्ट में। तो सत्र न्यायालय होता है, अतिरिक्त सत्र न्यायालय के खिलाफ जब किसी को 7 साल से अधिक सजा हुई है तो उसकी अपील कहाँ की जा सकती है, हाई कोर्ट में की जा सकती है। अब आता है अनुच्छेद 227, अधीनस्थ न्यायालयों के अधीक्षण पर्यवेक्षण की हाईकोर्ट की शक्ति। इसका मतलब क्या होता है, हाईकोर्ट अपने जितने भी अंडर में जो कोर्ट्स आते हैं उन सभी को अधीक्षण कर सकता है, उनका पर्यवेक्षण यानी सुपरविजन कर सकता है, देख रेख कर सकता है, वहाँ क्या चल रहा है उसकी निगरानी कर सकता है। तो ये उसकी शक्ति है हाईकोर्ट की। हाईकोर्ट अपने अधीनस्थ सभी सैनिक न्यायालय को छोड़ करके, देखो उनका अलग सिस्टम होता है, उनको छोड़ करके सभी न्यायालयों पर नज़र रख सकता है, ठीक है। दूसरा इन्होंने दे रखा है, जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति पदोन्नति के मामले में राज्यपाल हाईकोर्ट से सलाह लेता है, ठीक है। अब अगला आता है, हाईकोर्ट के आदेश को अधीनस्थ न्यायालयों को मानने की बाध्यता होती है। हाईकोर्ट ने आदेश दे दिया, जो अधीनस्थ न्यायालय है उनको मानना ही पड़ेगा। ये होता है कौन सी शक्ति हाईकोर्ट की, एक मिनट क्या हो गया यार, ये सुपरविजन यानी पर्यवेक्षण की शक्ति होती है। संयुक्त हाईकोर्ट होने की दशा में हाईकोर्ट के न्यायाधीशों को उस राज्य का राज्यपाल शपथ दिलाएगा जिस राज्य में हाईकोर्ट स्थित है। यानी ये नहीं है भी तीन या दो से अधिक राज्यों का एक हाईकोर्ट है, अलग अलग शपथ लेगा। वो उसी राज्य में शपथ लेगा, उसी राज्य के राज्यपाल के द्वारा शपथ दी जाएगी जिस राज्य में हाईकोर्ट स्थित है, जिस राज्य में वो ब्रांच स्थित है। यदि संयुक्त हाईकोर्ट किसी यूटी यानी संघ राज्य क्षेत्र में है तो अनुच्छेद 219 और 229 में क्या होगा, अगर यूटी में होने की दशा में, देखो अगर सिंपल राज्य है तब संबंधित राज्य के राज्यपाल, जिस राज्य में वो हाई कोर्ट स्थित है उस राज्य का राज्यपाल शपथ दिलाएगा। लेकिन अगर किसी संघ शासित क्षेत्र, वो भी संयुक्त, वहाँ अगर हाई कोर्ट है तो ऐसी कंडीशन में राज्यपाल की जगह राष्ट्रपति शपथ दिलाएगा। दूसरा, विधानमंडल की जगह संसद और राज्य लोक सेवा आयोग की जगह संघ लोक सेवा आयोग और राज्य की संचित निधि की जगह भारत की संचित निधि मानी जाएगी। लेकिन कंडीशन कौन सी है, यूटी होने की कंडीशन, यानी संघ राज्य क्षेत्र होने की दशा में। अगला है अनुच्छेद 228। अनुच्छेद वापिस मैं रिपीट कर रहा हूँ, अनुच्छेद एक अलग पेज में लिख लें और उनसे संबंधित विषय को लिख करके कम से कम 3 बार रिपीट करें। अनुच्छेद 228, अगर हाईकोर्ट को लगता है कि अधीनस्थ न्यायालय में लंबित मामले संविधान के निर्वचन के बारे में कोई प्रश्न अंतर्वलित है, अंतर्वलित मतलब उसी में समाहित है, तो जो मामलों के निपटारे के लिए आवश्यक है उस मामले को अपने पास मंगवा सकता है। कहने का मतलब क्या है, अपने अधीनस्थ न्यायालय में कोई मामला चल रहा है, सुपर हो गया उसमें हाईकोर्ट क्या उस मामले की निगरानी रखता है और लगता है भी इस मामले में सही से पैरवी नहीं की जा रही है तो उस मामले को अपने पास मंगवा सकता है हाईकोर्ट। ये कौन से अनुच्छेद में, ये 228 में। समझ में आ गई कहानी। अधीनस्थ न्यायालय जिस प्रकार जिला न्यायालय है, यहाँ कोई मामला चल रहा है, उस मामले पर सुनवाई लगता है हाईकोर्ट को भी अच्छी तरह से नहीं हो रही, तो ऐसी कंडीशन में हाईकोर्ट उस मामले को अपने पास मंगवा सकता है। ये दिया गया अनुच्छेद 228 में। समझ में आ गई।
अब आगे चलते हैं। अनुच्छेद 229 अनुच्छेद याद रखने हैं। उच्च न्यायालयों के अधिकारी और सेवक तथा व्यय। हाईकोर्ट के कौन कौन से अधिकारी होते हैं इसका उल्लेख किया गया है। ठीक है। अनुच्छेद 230 में क्या, हाईकोर्ट के अधिकारिता का संघ राज्य क्षेत्रों तक विस्तार किया गया है। संघ राज्य क्षेत्रों में भी हाईकोर्ट का विस्तार है, ये 230 में है। अगला है अनुच्छेद 231, 2 या अधिक राज्यों के लिए एक ही उच्च न्यायालय की स्थापना, ये 231 में है। ये पढ़ चुके हैं अपने। अब थोड़ा सा फास्टली रिपीट करूंगा क्योंकि जो मैटर है आज ही इस वीडियो के माध्यम से कंप्लीट करने का प्रयास करें। दिल्ली व जम्मू कश्मीर ऐसे संघ राज्य क्षेत्र है जिनके पास अपने अपने उच्च न्यायालय है। लगभग सभी इससे परिचित हैं क्योंकि दिल्ली राजधानी भी है, एक यूटी भी है, इसलिए वहाँ एक अपना उच्च न्यायालय भी स्थापित है। इसके अलावा जम्मू कश्मीर जो नवीनतम यूटी है, जो पहले राज्य था, और वहाँ भी उच्च न्यायालय है। अन्ना चांडी केरल हाई कोर्ट की महिला थी, महिला जज थी। इसका मतलब वो भारत की प्रथम महिला जज हो गई। तो ये भी क्वेश्चन आ सकता है, भारत की प्रथम महिला न्यायाधीश कौन थी? तो अन्ना चांडी थी। कहाँ की थी? केरला हाई कोर्ट की। ये फैक्ट है, जरूरी है याद करने। राजस्थान हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जो सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीश बने, राजस्थान हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, कुछ नया भी है, इसलिए याद रखना जरूरी है। राजस्थान हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश, ये याद रखना है, डायरेक्ट न्यायाधीश नहीं है, मुख्य न्यायाधीश की चर्चा कर रहे हैं। तो राजस्थान हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश ऐसे कौन से थे जो क्या करे, सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीश बने। मुख्य न्यायाधीश की बात नहीं कर रहा हूँ, न्यायाधीश बने। तो उनकी अगर संख्या पूछ ले तो वो 12 है। 12 है जिनकी संख्या वो सुप्रीम कोर्ट में जाकर के जज बने। कहाँ? राजस्थान हाईकोर्ट के पहले चीफ जस्टिस थे। तो 12 कौन कौन से हैं इनको याद कर लो एक बार, थोड़ा सा रिपीट मैं कर देता हूँ। पहला KN वांसु, PN सिंघाली, JS वर्मा, शिवराज V पाटिल, अरुण कुमार, AR लक्ष्मण, JM पांचोली, दीपक वर्मा। इसके बाद में अरुण मिश्रा, अमिताभ रॉय, नवनीत सिन्हा, S रविंद्र भाटी। इसका मतलब ये नाम अगर इम्पोर्टेंट लगे तो PDF के माध्यम से, और आत्मदीपो भवय नाम से एक टेलीग्राम चैनल है, वहाँ PDF को प्राप्त कर सकते हैं। कोशिश करूँगा इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में इस वीडियो टेलीग्राम का लिंक शेयर करने की, वहाँ से आप ये PDF अगर आपको उचित लगता है तो प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है। राजस्थान हाईकोर्ट के न्यायाधीश जो सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीश बने वो तो थे मुख्य न्यायाधीश। अब इसके अलावा जो न्यायाधीश थे उनकी संख्या भी 12 बताई गई है। राजस्थान हाईकोर्ट के ऐसे जज भी थे जो सुप्रीम कोर्ट में जज बने हैं, तो उनकी संख्या भी 12। देखो, मुख्य न्यायाधीश जज बने हैं वो भी 12 है, और हाईकोर्ट के जज हैं वो सुप्रीम कोर्ट के जज बने हैं, उनकी संख्या भी 12 है। ये देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। कौन कौन से हैं? AP सेन, NM कासलीवाल, SC अग्रवाल, AK माथुर, PP नौलेकर, GS सिंघवी, RM लोढ़ा, BS चौहान, GS मिश्रा, AP स्प्रे, अजय रस्तोगी, दिनेश माहेश्वरी। ठीक है। इनकी ट्रिक अपने स्तर पर बना सकते हैं, कोई दिक्कत है नहीं। राजस्थान हाईकोर्ट के न्यायाधीश जो पहले अन्य हाईकोर्ट में मुख्य न्यायाधीश थे, फिर सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश बने। इसका मतलब क्या है? राजस्थान हाईकोर्ट के न्यायाधीश हैं, इससे पहले वो अन्य हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश भी थे। बाद में क्या, सर्वोच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश बने, मुख्य न्यायाधीश बने, वो थे RM लोढ़ा। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि हाईकोर्ट के बाद में सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश बने। ये भी पूछ सकते हैं हाईकोर्ट के भी मुख्य न्यायाधीश और सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश, तो वो है RM लोढ़ा, जिनका संबंध राजस्थान से भी है। राजस्थान सरकार में राज्य मंत्री पद पर रहने वाले न्यायाधीश, ये नए नए फैक्ट आ रहे हैं आज। ठीक है। मतलब राजनीति से भी संबंध रहा है इनका, वो है जस्टिस फारूक हसन। क्या थे? राज्य मंत्री थे। राजस्थान सरकार में राज्य मंत्री पद पर रहने वाले न्यायाधीश, यानी न्यायाधीश भी थे और राज्य मंत्री भी थे। उनका नाम है जस्टिस फारूक हसन, याद कर लो। अगला है MP, यानी लोकसभा के सांसद रहे, स्वतंत्रता सेनानी भी रहे। ऐसे मुख्य न्यायाधीश थे 2 व्यक्ति। 2 व्यक्ति कौन थे जो राजस्थान हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश रहे? पहला आता है कैलाशनाथ वांसु, दूसरा दौलतमल भंडारी। याद करो दोनों को, कैलाशनाथ
मांझू, मांझू नहीं है, वांचू, कैलाशनाथ वांचू। दूसरा दौलतमंद भंडारी, ये दोनों लोकसभा में एमपी रहे और स्वतंत्रता सेनानी थे, राजस्थान हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश बने थे। सर्वाधिक लंबे कार्यकाल तक रहने वाला मुख्य न्यायाधीश है कैलाशनाथ वांचू। तो ये भी पूछ सकते हैं कैलाशनाथ वांचू का संबंध किससे हैं। तो एक तो सबसे लंबे समय तक मुख्य न्यायाधीश रहने वाले, दूसरा एमपी थे लोकसभा के, इसके अलावा स्वतंत्रता सेनानी थे। इस प्रकार के फैक्ट आ सकते हैं। राजस्थान हाईकोर्ट के जिले, मतलब हाईकोर्ट की 2 ब्रांच हैं, एक तो मुख्य जो जोधपुर में है, इसके अलावा खंडपीठ है वो जयपुर में है। तो कितने जिले अंडर में आते हैं, ये भी एक यक्ष प्रश्न है, याद रखना है। राजस्थान हाईकोर्ट की जो मुख्य शाखा है जोधपुर, वहाँ 18 जिले जिसके अंडर में आते हैं, और जो खंडपीठ है वो जयपुर है, उसके अंडर में 15 जिले आते हैं। यानी कुल मिला के राजस्थान के 33 जिलों का डिवाइडेशन इस प्रकार हुआ। 18 तो जोधपुर में और 15 आते हैं जो खंडपीठ है जयपुर की वहाँ पे। ठीक है। राजस्थान में जिला न्यायालय कितने हैं? जिला न्यायालय कितने हैं? जिला न्यायालय का मतलब प्रत्येक जिले में भी न्यायालय होता है, अधीनस्थ न्यायालयों की श्रेणी में आता है, वो इस विषय से हटकर के टॉपिक है। तो राजस्थान में जिला न्यायालयों की संख्या कितनी है? वो है 36। ये भी पूछ सकते हैं जोधपुर के अंडर में जिला न्यायालयों की संख्या कितनी है? तो जोधपुर के अंडर जिला न्यायालयों की संख्या है 19। कितनी है? 19 है। 19 तो जोधपुर में, और जयपुर में आती है 17। इसका मतलब वो ज़्यादा कैसे हो गया? क्योंकि जयपुर में 3 है जिला न्यायालय, जोधपुर में 2 है जिला न्यायालय। इसका मतलब क्या, 2 यहाँ पे 1 वहाँ, तो कुल मिला के क्या 3 ज़्यादा हो गए। तो 36 कैसे हो गया? 33 + 3 कितने होते हैं? 36। तो जिला न्यायालयों की संख्या कितनी है? 36। ये 33 जिले और 36 कैसे हो गया? इसका मतलब क्या हुआ, जयपुर में 3 है एक ही जगह, जोधपुर में एक ही जगह 2 हैं, यानी कुल मिला के 3 एक्स्ट्रा है। तो 33 + 3 कितने होते हैं? 36। अब राजस्थान उच्च न्यायालय के बारे में मुख्य फैक्ट्स हैं वो पढ़ लेते हैं, क्योंकि ये तो अपने सामान्य उच्च न्यायालय के बारे में चर्चा की थी, जो कि सभी उच्च न्यायालयों में नियम अनुच्छेद के तहत जानकारी अपने प्राप्त की है। अब केवल राजस्थान के बारे में अपने चर्चा कर लेते हैं। राजस्थान का उच्च न्यायालय स्थापित कब हुआ था? ये हुआ था 29 अगस्त 1949 को। राजस्थान का उच्च न्यायालय कब स्थापित हुआ? 29 अगस्त 1949 को। उसमें तत्कालिक राज प्रमुख थे स्वाई मान सिंह, उन्होंने उद्घाटन किया था। 29 अगस्त 1949 को उद्घाटन होता है। उसके पश्चात मुख्य स्थान अभी अपने पड़ा जोधपुर में, खंडपीठ है इसकी जयपुर में। पद कितने हैं? स्टार्ट से लेकर के इनकी पदों की संख्या भिन्न भिन्न रही है। तो वर्तमान में पदों की संख्या पूछ सकते हैं, तो वो है 50। और ये 50 का डिवाइडेशन भी स्थायी और अस्थायी के रूप में है। स्थायी जज हैं 38, अस्थायी जजों की संख्या है 12, कुल मिलाकर के 50 जज हैं। राजस्थान हाईकोर्ट की बात करें तो 29 अगस्त 1949 को स्थापना होती है। जोधपुर मुख्य पीठ और खंडपीठ है जयपुर में। 50 पद यहाँ के संख्या है, जिसमें 38 स्थायी और 12 अस्थायी जज हैं। वर्तमान राजस्थान हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश पंकज मित्तल हैं। ये अपडेट होते रहते हैं, इसलिए अपने संबंधित एग्जाम से पूर्व इसको अपडेट अवश्य कर लें। जस्टिस पंकज मित्तल 40वें मुख्य न्यायाधीश। अगर जस्टिस पंकज तक की बात करें, जस्टिस पंकज मित्तल तक की बात करें, तो ये राजस्थान के 40वें मुख्य न्यायाधीश हैं। इसके पश्चात बनने वाले न्यायाधीशों के बारे में लगातार अपने जो रिकॉर्ड्स हैं उसमें मेंशन करते रहें। 1956 में सत्यनारायण राव समिति की सिफारिश पर जोधपुर स्थानांतरित कर दिया। इसका मतलब क्या हुआ? 1949 में स्थापना कहाँ होती है ये भी पूछ सकते हैं। तो स्थापना तो जयपुर में होती है। 29 अगस्त 1949 को राजस्थान हाईकोर्ट की स्थापना जयपुर में होती है, लेकिन 1956 में सत्यनारायण राव समिति की सिफारिश पर जोधपुर में स्थानांतरित होकर के मुख्य पीठ बनाई जाती है और खंडपीठ जयपुर में रखी जाती है। राजस्थान हाईकोर्ट की जयपुर पीठ का गठन 31 जनवरी 1977 को। इसका मतलब पहले भी थी लेकिन बीच में समाप्त कर दी गई, लेकिन अभी जो पीठ है वो लगातार चल रही है 31 जनवरी 1977 से। 29 अगस्त 1949 को तो स्थापित हुआ जयपुर में, और फिर पी सत्यनारायण राव समिति की सिफारिश पर जयपुर से जोधपुर स्थानांतरित कर दिया गया था 56 में। और 77 में क्या है, 31 जनवरी 1977 को जयपुर पीठ का गठन किया गया।
राजस्थान उच्च न्यायालय के अब तक के मुख्य न्यायाधीश। अब कौन कौन से राजस्थान उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश रहे थे, अगर आपको उचित लगता है इनके बारे में पढ़ सकते हैं, मैं केवल वाचन करूंगा। और अगर लगातार इनके नाम की ट्रिक अपने स्तर पर बना सके तो ठीक है, अन्यथा मुझे मैसेज के माध्यम से बता दे, मैं अपने स्तर पर ट्रिक बनाने की कोशिश करूंगा। एक बार केवल उनका वाचन कर रहा हूं मैं। तो पहले हैं शरत कुमार घोष, लेकिन ज़्यादातर उत्तर आता है कमलकांत वर्मा। ये प्रथम वास्तविक कह सकते हैं। जब प्रथम बार कहा हुआ शरत कुमार घोष, वो 1949 में एक तरह से अस्थायी थे, लेकिन कमलकांत वर्मा है वो प्रथम वास्तविक मुख्य न्यायाधीश थे 29 अगस्त 1949 को, क्योंकि स्थापना होती है राजस्थान हाईकोर्ट की उस समय। तो प्रथम तो शरत कुमार घोष ऐसे ही थे, लेकिन नाम आता है कमलकांत वर्मा, जो वर्तमान हाईकोर्ट है, जिनका स्थापना 29 अगस्त 1949 को है। उस समय शपथ लेने वाले यानी राजस्थान हाईकोर्ट के प्रथम न्यायाधीश, मुख्य न्यायाधीश की बात करें तो वो कमलकांत वर्मा का नाम आता है। उसके पश्चात कैलाशनाथ वांसु, अपने अभी पढ़ा था, कमलकांत वर्मा, कैलाशनाथ वांसु। फिर आता है सरजू प्रसाद, फिर JS राणावत, छठे DS दवे, सातवें दौलतमल भंडारी। उसके पश्चात J नारायण, BP बेरी, PN सिंगल, BP त्यागी, C होनिया, चांदमल लोढ़ा, KD शर्मा, PK बनर्जी, DP गुप्ता। ये हो गए 16। 17वें की बात करें तो JS वर्मा, KC अग्रवाल, GC मित्तल, AP रावनी, मुकुल गोपाल मुखर्जी, शिवराज भी पाटिल, AR लक्ष्मण, अरुण कुमार, अनिल देव सिंह। यानी कुल मिला के अभी तक 40 हो चुके हैं। तो केवल मैं पढ़ रहा हूं उनको। अनिल देव सिंह, सच्चिदानंद झा। उसके पश्चात कार्यवाहक आए थे। ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि कार्यवाहक न्यायाधीश, मुख्य न्यायाधीश कौन कौन से थे। ठीक है, तो प्रथम अगर पूछें प्रथम कार्यवाहक न्यायाधीश तो ये थे JM पांचाल। टाइम पीरियड मैंने मेंशन कर दिया, सभी का इसीलिए नहीं किया क्योंकि जो भी मुझे इंपॉर्टेंट लगा उसका टाइम पीरियड मैंने कर दिया है। PDF के माध्यम से एक बार पुनः पढ़ सकते हैं। फिर JM पांचाल कार्यवाहक से क्या हो गए, स्थायी हो गए। फिर वापिस कार्यवाहक आते हैं कौन, राजेश भल्ला। फिर नारायण राव, 29वें दीपक वर्मा, 30वें जगदीश भल्ला। फिर कार्यवाहक आते हैं अरुण कुमार मिश्रा, 31वें अरुण कुमार मिश्रा परमानेंट हो जाते हैं। 32 अमिताभ रॉय, 33 SK मित्तल, 34 नवीन सिन्हा, कुछ का नाम अपने पहले पढ़ चुके हैं। 35 प्रदीप नांदरजोग, इसके बारे में हमने काफ़ी पढ़ा है। उसके पश्चात कार्यवाहक आए मोहम्मद रफ़ीक। 36 है श्रीपति रविंद्र भट्ट। फिर कार्यवाहक आए मोहम्मद रफ़ीक। अपने ये जो वीडियो है इसके माध्यम से कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीशों की लिस्ट एक बारी अलग से अपने स्तर पर बनानी है, ये होमवर्क मान ले कुल मिला के। 37 इंद्रजीत मोहंती, 38 अखिल कुरैशी, 39 मनिंदर मोहन श्रीवास्तव। फिर SS शिंदे भी आए कुछ समय के लिए, लेकिन 40 में वर्तमान में है पंकज मित्तल। ये 14 अक्टूबर 2022 से लगातार चल रहे हैं। ठीक है, जोधपुर में राजस्थान उच्च न्यायालय के नवीन भव्य भवन का लोकार्पण, जो कि झालावाड़ जोधपुर में है, माननीय राष्ट्रपति महोदय के द्वारा 7 दिसंबर 2019 को किया गया। तो ये अपने हाई कोर्ट्स के बारे में मुख्य फैक्ट थे। फिर अपने राजस्थान हाई कोर्ट की जो इतिहास था उसके बारे में पढ़ा। अब इससे संबंधित जो भी अपने पास मैटर मिले उन सभी को अपने स्तर पर तैयार कर लें, और अन्य जानकारी अगर लगे भी इसमें कुछ सही करने की ज़रूरत है तो उनको अपने स्तर पर सही कर लें या मुझे सूचित कर दें। व्हाट्सएप या मैसेज के माध्यम से भी कर सकते हैं, ताकि अपने जो भी गलती अगर हुई है उनको सुधार कर सकें। अपना लक्ष्य किसी गलत सूचना को प्रेषित करना नहीं है, बल्कि जो भी गलत है उसमें सुधार करके आगे सही जानकारी प्रस्तुत करना है, ताकि कोई भी व्यक्ति भ्रमित न हो और अपने स्तर पर जो भी अच्छी जानकारी मिले लगातार मैसेज के माध्यम से प्रेषित करते रहें। आप सभी का सहयोग इसी तरह बना रहे। हम एक बार पुनः आपसे निवेदन करना चाहते हैं कि आगे आने वाला वीडियो, अभी तो मैंने हाई कोर्ट से संबंधित जो फैक्ट है कंप्लीट कर दिए हैं, किस विषय के बारे में अपने टॉपिक बनाएं। टाइम जैसे ही मिलेगा
आपके सुझाव को सिरमौर रखते हुए मैं सबसे पहले उस वीडियो के बारे में अपने विचार करूँगा। मुझे आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है आप मेरे दिए गए सुझाव का समर्थन करेंगे, उनको फॉलो करेंगे। मैं आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। साथ ही आप अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में सफल हो, ऐसी उस परम सत्ता से प्रार्थना भी करता हूँ। जय हिंद, वंदे मातरम। थैंक यू।